तो लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 करा था, SN2 कर लिया था कंप्लीटली, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता दी थी कि उसमें टर्शरी लीस्ट रिएक्टिव होता है, प्राइमरी एंड मिथाइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन टर्शरी इज लीस्ट रिएक्टिव। फिर SN1 रिएक्शन करा जिसमें बताया 2 स्टेप में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लोअर है, सेकंड स्टेप फास्टर है। मैंने फास्टर लिखा नहीं था इसके ऊपर तो मैं लिख देता हूँ, सेकंड स्टेप इज रिलेटिवली फास्टर, ठीक है। स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बनता है और फिर स्टेप 2 में उसी कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और क्योंकि कार्बोकेटायन प्लेनर होता है तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट भी बन सकता है और ऑपोजिट प्रोडक्ट भी बन सकता है, यानी रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो 50-50% डेक्स्ट्रो और लीवो प्रोडक्ट बनते हैं। एस मिक्सर को रेसिमिक मिक्सर बोला जाता है। डिटेल में रेसिमिक मिक्सर और डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होते हैं एग्जैक्टली वो अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा आपको अगले टॉपिक के अंदर। बस बेसिकली याद रखिए, कॉन्फ़िगरेशन 50% चांस है कि कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी और 50% चांस है कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हेडिंग डाली थी पहले वही डाल लेते हैं हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पढ़नी है हमें टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 की तरफ क्या रिएक्टिविटी होती है, देखो इसके अंदर जो स्लो स्टेप है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसे कहते हैं, मैंने आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पढ़ा दिया था केमिकल काइनेटिक्स में, हालांकि हमने उसे बीच में छोड़ दिया चैप्टर को, बट स्टिल मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तक बता चुका था। अगर एक रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है उसमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, उसे रेट Yes. डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ क्योंकि वो स्लोअर स्टेप है। तो इसका मतलब कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन है, ये जो कार्बोकेटायन है इसका जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन की स्पीड डिसाइड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी के अंदर रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, ठीक है। जो स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा और ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन since the rate of reaction depends on formation of carbocation, step 1, the more yeah, stability of carbocation will determine the rate of reaction, ठीक है। Therefore tertiary alkyl halides will be most reactive while methyl halide will be least, ठीक है। तो इसमें मिथाइल हैलाइड मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसमें ऑर्डर उल्टा हो जाएगा एक्चुअली हमारा।
तो यही है, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स होगा। मिथाइल हैलाइड विल बी लीस्ट रिएक्टिव, इथाइल हैलाइड प्राइमरी उससे ज्यादा, सेकेंडरी उससे ज्यादा, और टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? तहुरा, साहिल समझ में आ गया? पुनीत? यस सर। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और याद रखनी है, फॉर बोथ SN1 and SN2 reactions, if the alkyl group is similar, then the order of reactivity for different halides will be Ri मोस्ट रिएक्टिव होगा, यानी अल्काइल आयोडाइड्स मोस्ट रिएक्टिव होंगे, अल्काइल ब्रोमाइड उससे कम होंगे, अल्काइल क्लोराइड उससे कम होंगे, और अल्काइल फ्लोराइड सबसे कम होंगे। इसका रीजन सिंपल सा है कि अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड विल बी लॉन्गेस्ट, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा है साइज में, तो उसका बॉन्ड सबसे बड़ा होगा और वो रिलेटिवली आसानी से टूट जाएगा। ब्रोमाइड का बॉन्ड थोड़ा सा छोटा होगा, क्लोराइड का बॉन्ड थोड़ा और छोटा होगा, ठीक है, फ्लोराइड का बॉन्ड बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता जाएगा उतना ही ज्यादा, और इसी वजह से रिएक्टिविटी घटती जाएगी। ठीक है, दिस इज, मैं रीजन भी लिख देता हूँ नीचे, दिस इज बिकॉज द बॉन्ड एंथैल्पी of Rx bond decreases from alkyl iodide to alkyl fluoride due to decrease in the size of halogen atom। ठीक है, तो पूरा समझ आ गया? यस सर। साहिल, पुनीत, क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें कर लिया है, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब अराइल हैलाइड्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है अराइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में तो हो गया, अराइल हैलाइड्स में देखते हैं। मैं बुक के ऑर्डर से नहीं करा रहा, बुक का ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। तो अराइल हैलाइड के अंदर, यानी बेंजीन रिंग पे हैलोजन लगा हुआ है कोई, और इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये इस पे हैलोजन लगा हुआ है और आप इसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो किसी न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, यू वांट टू सब्स्टिट्यूट दिस लाइक दैट। यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगाकर ये निकालना चाहते हो हैलोजन। दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ठीक है, व्हाई इज इट नॉट फीजिबल? इसके 4 रीजन मैं लिखवाता हूँ वही एक एक करके। अराइल हैलाइड्स Sir, can you show a bit portion
ऊपर का। ठीक है, बस यही है पुनीत, और भी? यही सर। अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो nucleophilic substitution under normal conditions. This is because of the following reasons. 4 reasons हैं इसके पीछे। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जनरली वो 2 रीजंस लिखने के लिए कहते हैं, तो फर्स्ट 2 जो लिखवाऊंगा वो लिख देना इसके अंदर, ठीक है? लेकिन चारों अगर आ जाते हैं जस्ट इन केस, तो चारों भी लिखने पड़ेंगे, तो याद चारों ही करने हैं आपको। तो पहला रीजन इसमें क्या है? पहला रीजन है ड्यू टू partial double bond character of aryl halogen bond. It is difficult to break. तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस वजह से आता है? रेजोनेंस की वजह से। तो ये हैलोजन लगा हुआ है इसके ऊपर, हैलोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। क्या होता है इसमें? ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने पहले बनाए थे वही बनाने हैं। तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कैसे? ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएंगे पैरा पोजीशन पे। फिर क्या स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए ना तहुरा 11th में? साहिल समझ में आ रहा है तुम्हें भी? यस सर। तो आप देख रहे हो हैलोजन और बेंजीन रिंग के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो गया है, एक डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है? तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो पहला रीजन तो यही हो गया कि क्यों न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, ठीक है? दूसरा रीजन लिखते हैं। द carbon atom attached the carbon atom of the benzene ring is sp2 hybridized, and thus have greater
S character and electronegativity. Atom of the benzene ring या aryl halide लिखते हैं. The carbon atom of the aryl halides is sp2 hybridized and does have greater character and electronegativity compared to sp3 hybridized carbon of alkyl halides. Carbon of alkyl halides. तो क्या होता है, बेंजीन रिंग पे जो हैलोजन लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना इसने, 3 मतलब 4 ही बना रखे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को सिंगल 1 काउंट करते हैं. अगर याद हो ये चीज, लास्ट ईयर पढ़ाई थी मैंने कि जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं तो यू काउंट double bond as a single pair. So this atom has 3 electron pairs around it and thus it is sp2 hybridized. और अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें, अल्काइल हैलाइड्स में ऐसा होता है. तो इसमें जो ये कार्बन एटम है, दिस इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब एक रूल और बताया था मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो sp2 hybridized carbon will be more electronegative than sp3 hybridized. और अगर ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वैसे तो देखो जो इस बॉन्ड की CX बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, डाइपोल मोमेंट है, वो इस तरफ है. हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है कार्बन से हमेशा. लेकिन अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, तो वो डाउनवर्ड पुल करके थोड़ा बहुत कम कर देगा ना इसको. ऐसा नहीं कैंसिल कर देगा, इतनी नहीं बढ़ती कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि हैलोजन से ज्यादा हो जाएगी. sp2 कैरेक्टर होने से ऐसा नहीं होता कि इतनी बढ़ जाएगी कि हैलोजन से भी ज्यादा हो जाएगी, बट रिलेटिवली बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ के कंपैरिजन में. जैसे यहाँ पे हैलोजन बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, अल्काइल हैलाइड्स में जो हैलोजन है बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इट इज नॉट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट sp2 होने की वजह से s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ खींच पाता है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ वापस खींच पाता है. तो उससे क्या होगा, जब बॉन्ड एक दोनों तरफ से पुल होंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन जाते रहते तो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है क्योंकि कार्बन, तो इलेक्ट्रो जो बॉन्ड है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो जाएगा एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट टू ब्रेक. ठीक है, तो दिस मेक्स इट difficult to break the aryl halogen bond. ठीक है, समझ में आया ये सेकंड पॉइंट? Yes. अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है जो अगर इसने हैलोजन ने रिलीज कर भी दिया, मान लो इसने सॉरी अराइल ग्रुप ने हैलोजन को रिलीज कर भी दिया और ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करके बेंजाइल या फिनाइल कैटायन कह लें इसे, ये बनाता है और X माइनस रिलीज करता है, फिर SN1 अटैक होता है इसके ऊपर, तो वो भी नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि जो फिनाइल कैटायन जो हमने बनाया, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. ठीक है,
ये अनस्टेबल होता है, तो रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा और ये वापस से हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ये पॉइंट लिखेंगे, द फिनाइल कैटायन is not stabilized by resonance. This rules out SN1 mechanism. ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ 4 रीजन बताए थे ना मैंने, 4 रीजन हैं इसके ना रिएक्ट करने के। तो फोर्थ रीजन ये है कि जो ये ग्रुप है, this thing is electron rich already. How is it electron rich? It has 3 pi bonds. You can see there are 3 pi bonds, so this makes it already electron rich. अब इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो कि खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसी वजह से रिपल्शन होती है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रिच अराइल हैलाइड के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट इज देयर इज अ repulsion between the nucleophile and electron rich aryl halide, या अराइल ग्रुप लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच अराइल ग्रुप। ठीक है, तो अब हालांकि आपको ऐसा लगता है देखने में कि यार ये तो लास्ट वाले 2 रीजन छोटे छोटे हैं, तो यही लिख देते हैं। अगर लिखने के लिए क्वेश्चन आता है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता अराइल हैलाइड्स में, उसके लिए 2 रीजन लिखो। 4 पूछने की जगह अगर एग्जाम में 2 पूछ लिए तो आप सिंपली क्या करते हो, लास्ट वाले 2 लिख देते हो। लास्ट वाले 2 रीजन सही हैं, ऐसा नहीं है गलत हैं, लेकिन दे आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। द फर्स्ट 2 रीजंस आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग व्हाई इट इज नॉट रिएक्टिव। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है और 2 रीजंस लिखने के लिए बोलते हैं तो फर्स्ट 2 रीजंस लिखना, लास्ट 2 मत लिखना। ठीक है, चलो ये हो गया सर न्यूक्लियोफिलिक जी बोलो। सर एक बार फोर्थ रिपीट कर दीजिए, पॉइंट समझ अच्छा, नहीं आया। फोर्थ में क्या है देखो, यहाँ देखो ऊपर वाला जो मैंने रिएक्शन लिखा था यहाँ पे, जैसे मैंने काट दिया था, क्रॉस कर दिया था, यहाँ पर देखो इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, है ना? यस सर। ये 3 पाई बॉन्ड्स इस पूरी चीज को, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं पहले से, क्योंकि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ही तो होते हैं। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग अपने आप ही एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दोनों नेगेटिव चार्ज जिनके पास एक्सेस में है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो बस इसी वजह से ये अटैक ही नहीं कर पाता इसके ऊपर। ठीक है, यस सर। बस यही रीजन है, समझ आ गया? हाँ जी साहिल, समझ आ गया ना? यस सर। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कर लिया अल्काइल हैलाइड्स में भी और अराइल हैलाइड्स में भी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताया था रिएक्शन विद मेटल्स, या एलिमिनेशन रिएक्शन बताया था पहले। चलो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता हूँ, फिर रिएक्शन विद मेटल्स कराऊँ। इस पेज की हेडिंग क्या डाली थी हमने, केमिकल रिएक्शंस। ठीक, तो इसी में कंटिन्यू करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में देखते हैं हम एल्काइल हैलाइड्स, अराइल में नहीं होता बाय द वे, alkyl halides on reaction with an alkali like KOH or NaOH
नॉर्मली KOH यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल। loses a hydrogen halide to give an alkene। होता क्या है देखिए, यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है मान लो, और यहाँ एक हाइड्रोजन है, बाकी कार्बन पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर हम KOH डालेंगे। अब इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, AlC KOH, अल्कोहलिक KOH, या फिर लिखा जा सकता है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, अल्कोहलिक KOH भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। हैलोजन जो है अपना बॉन्ड लेकर निकलता है यहाँ से, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करके निकलता है। तो हैलोजन अपना बॉन्ड लेकर निकलता है X माइनस की फॉर्म में, ठीक है। वो कंबाइन हो जाता है पोटेशियम से, KX बना देता है। और जो हाइड्रोजन निकला है वो OH में H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि वो अपना बॉन्ड लूज कर रहा है, तो वो OH से कंबाइन करके H2O बना देगा। और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा C, डबल बॉन्ड हो जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, ये 11th क्लास में भी था, समझ आ गया ये? यस सर। तो इसमें एलिमिनेशन हो रहा है ना, क्या चीज एलिमिनेट हो रही है, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन, इसलिए बोला मैंने हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड, राइट। अच्छा, सिंस इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा कार्बन का रूल आता है। जैसे इसके अंदर जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। और जिस इसके बराबर वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सिंस द रिएक्शन involves elimination of H atom, hydrogen atom, from beta carbon. It is also called beta elimination reaction. ठीक है, ये याद रखना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसको इसमें क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन दो चीजें हट रही हैं, इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोला जाता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। अब इसमें एक रूल अप्लाई और होता है जिसे कहते हैं सेडजेफ रूल। ये भी 11th का है एक्चुअली, ये पूरा ना ये पढ़ा हुआ है 11th में आपने, कोई बात नहीं दोबारा पढ़ लेते हैं, जिसको याद नहीं होगा तो याद आ जाएगा। सेडजेफ रूल क्या कहता है, पहले मैं समझाता हूँ फिर डेफिनेशन दिखाऊंगा सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल ये बोलता है कि अगर दो पॉसिबल प्रोडक्ट हो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में, जैसे ये ऐसी सिचुएशन है, CH3 CH2 CH, इस पे लगा हुआ है हैलोजन, और हैलोजन क्लोरीन लगा देते हैं चलो, हैलोजन और ये CH3, ऐसी सिचुएशन। अब आप देखो इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन ये है जिसपे हैलोजन लगा हुआ है। अब बीटा दो हैं, राइट साइड पे भी बीटा है, लेफ्ट साइड पे भी बीटा है। तो किसी एक से हाइड्रोजन हटाना होता है ना हमें, तो हम किससे हटाएंगे, हम दोनों से हटाएंगे एक एक करके, दो प्रोडक्ट बनाएंगे। अल्कोहलिक KOH डाला हमने, दो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक प्रोडक्ट में हम लेफ्ट वाले से हटाएंगे, एक में राइट वाले से। तो एक में लेफ्ट वाले से हाइड्रोजन हटाया तो लेफ्ट और ये थर्ड कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन गया।
ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया, एल ब्यूट 2 इन बन गया। दूसरा केस होगा, हम राइट हैंड साइड वाले से हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बना ब्यूट 2 इन, एक प्रोडक्ट बना ब्यूट 1 इन। तो सेडजेफ रूल ये बोलता है कि that alkene is the major product in which more alkyl groups are attached to doubly bonded carbon atoms. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जिस प्रोडक्ट में जुड़े होंगे वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ पे ये दोनों हैं और यहाँ पे ये दोनों हैं। अब पहले वाले में अगर देखो कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहले वाले में एक अल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, एक अल्काइल इससे जुड़ा हुआ है, तो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। इसमें राइट हैंड साइड में इस वाले से कोई अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, इस वाले से एक जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन को 2 अल्काइल ग्रुप काउंट मत कर लेना, ये अल्काइल ग्रुप मतलब कॉम्बिनेशन में कितना ग्रुप है पूरा, तो ये इथाइल ग्रुप यानी इससे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ इसकी सेडजेफ रूल की। इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन if there are two possible products, then that alkene is considered the major product. Then sorry, then the major product is that alkene which has more alkyl groups attached to doubly bonded carbon atoms. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। साक्षी क्लियर है सेट द फ्रूट? Yes, sir. ठीक, So can you repeat the rule of the definition? मतलब समझ में नहीं आई डेफिनेशन, ये बोल रहे हो? Yes, sir. देखो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है ना, उनसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स किस में जुड़े हुए हैं ये देखना है तुम्हें। तो पहले वाले जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें देखो जो डबली बॉन्डेड